नमस्कार दोस्तों, बिहार अपडेट में मैं अतुल गंगवार आप सबका स्वागत करता हूं। आज दिन भर बिहार में क्या बड़ा हुआ, क्या की बयानबाजी हुई, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है अनीता चौधरी जी। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। मनीष जी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। बिहार में आज की जो प्रमुख बातें रही, उसमें तेजस्वी यादव बाढ़ में राहत बांटते नजर आए और उन्होंने टिप्पणी की कि वो नीतीश कुमार कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहे। तो सुशील मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि भाई जो 96-99 में बाढ़ घोटाला हुआ था, 2004 में बाढ़ घोटाला हुआ था, क्या उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए आप पूरी सब्जी बांट रहे हैं? रवि जी, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आरजेडी के जो प्रमुख हैं इस समय, तेजस्वी यादव, वे अगर घर से बाहर निकले हैं तो इसमें बुराई कोई नहीं है। आप बिल्कुल, आप एक व्यक्ति के तौर पर, एक राजनीतिज्ञ के तौर पर, अगर आप जो परेशान लोग हैं आपके राज्य में, आपके देश में, आपके शहर में, आपके पड़ोस में, तो आपको उनकी बिल्कुल एक इंसान के नाते मदद करनी चाहिए। इसमें गलत कुछ नहीं है। गलत तब हो जाता है जब आप वो मदद का काम करते हुए दूसरा पक्ष, जो इस मामले में मैं कहूंगा कि सत्ता पक्ष है, उसको आप पानी पी पी कर कोसते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। देखिए, ये बड़ा अजीब सा लगेगा। नीतीश कुमार 1 मार्च 1951 को पैदा हुए थे। उस लिहाज से उनकी उम्र अब 69, करीब 70 साल की हो रही है। और आप बार बार अपने बयानों में कोई नौजवान नेता ये कहे कि वो कोविड-19 के टाइम पे बाहर नहीं आ रहे हैं, तो ये एक अनुचित आकांक्षा, अनुचित इच्छा मैं कहूंगा, क्योंकि पूरे वैश्विक जो एक बचाव का जो तरीके बताए गए हैं, उसमें उम्र का भी ध्यान रखा गया है और 65 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को कोरोना के समय में बाहर नहीं आने के लिए कहा गया है। तो इस लिहाज से मुझे नहीं लगता। और दूसरी चीज ये है कि प्रतीकात्मक तौर पर अगर तेजस्वी यादव 2-3 जगह पर पूरी सब्जी बांट देंगे, तो क्या उनकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? उन्हें घर घर जाना चाहिए। तो प्रतीकात्मक भोजन वितरण जो है, इससे बात नहीं बनने वाली। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, ठीक है, मुख्यमंत्री बाहर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन पूरा सरकारी अमला अपनी जी जान से, वो ठीक है कि वो उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नकारात्मक तस्वीरें भी दिखाई देंगी, बदइंतजामी भी दिखाई देगी, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है कोरोना से निपटने के लिए, वो बिहार सरकार का सबसे निचले स्तर का कर्मचारी से लेकर के सबसे ऊपर स्तर के जो अधिकारी हैं, वही तो कर रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर का बाहर आना, प्रतीकात्मक तौर पर आप क्यों इस तरह से इस चीज को प्रस्तुत करना चाहते हैं? सरकार का मतलब मुख्यमंत्री काम कर रहा है। अंदर जो बैठकें होती हैं, कैबिनेट की बैठकें होती हैं, इंतजाम की बैठकें होती हैं, उसमें मुख्यमंत्री रहते हैं। तो ये एक अनुचित प्रयास है। और मीडिया का जो एक स्वरूप हो गया है, कैमरे पे तस्वीरें लेना, उसका एक तरह से बहुत सारे नेता आजकल दुरुपयोग एक तरह से करने लगे हैं। जहां तक घोटाले की बात आपने कही, बिहार राहत घोटाला, तो ये कोई नई बात नहीं है। और मैं मानता हूं कि किसी भी सरकार में आजकल जो कमीशन, जिसको हम अधिकृत कमीशन कहते हैं, कोई सामान आप खरीदते हैं, अधिकृत कमीशन हो गया है। तो बहुत, बिहार के लिए तो खास तौर पे जिसने चारा घोटाला देखा हो, उसके लिए बिहार बाढ़ राहत घोटाला कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही बात है, जब आप एक उंगली किसी दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। तो अपने अपने गिरेबान में झांक करके बयानबाजी राजनीतिक दलों को करनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल। अगर वो एक बड़ी फेमस फिल्म का डायलॉग है वक्त का, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से आप जब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो आपको भी कुछ जवाब सुनना पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में शरद यादव भी पिछले कुछ दिनों से सरगर्मियां दिखा रहे हैं और उनके बयान भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर कि बिहार में सरकार इस समय चुनाव की, मतलब राजनीति कर रही है, गरीबों की मदद नहीं कर रही है।
अनीता जी, आपका इसमें क्या कहना है? शरद यादव एक बार फिर से वापस लौट कर आए हैं बिहार की राजनीति में अपने आप को फिर से दिखाने के लिए। देखिए, शरद यादव जब जेडीयू से अलग हुए तो सांझी विरासत लेके आगे बढ़ने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कई बार कोशिश की कि अलग अलग पार्टियों को जोड़ें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे छोटी छोटी जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं उसके साथ जुड़ के, नेशनल पार्टियों के साथ जुड़ के वो आगे बढ़े, उसका नेतृत्व करना चाहते थे। लेकिन वो सांझी विरासत जो है, न विरासत रही न वो साझा एक मत्ता था, एकजुटता था, ना वो ही देखने को मिला। बात उन्होंने कही कि राजनीति कर रहे हैं, गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं। अगर गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं तो राजनीति कहाँ कर रहे हैं? राजनीति में गरीबों की मदद जो है वो पहले प्रायोरिटी पे आती है। तो जब उन्होंने गरीबों की मदद ही नहीं की मुख्यमंत्री ने, तो कहाँ राजनीति कर दी। बात जो चल रही है बाढ़ की और बिहार के स्थिति की और नीतीश कुमार के साइलेंस को लेकर के और तेजस्वी के आजकल अग्रेशन को लेकर के, तो उस पे मैं यही बोलना चाहूंगी कि तेजस्वी जो है वो वो चार लोगों को पूरी सब्जी बांट के पूरे बिहार की समस्या को हल कर दिया। क्या पूरी सब्जी में बिहार की समस्या जो है समाहित है क्या? सिर्फ एक पूरी सब्जी से बिहार की समस्या का समाधान हो जाता है क्या? ये सवाल है तेजस्वी यादव से कि कब तक पूरी सब्जी का प्रलोभन देके, और राजनीति तो यहाँ पे मुझे तेजस्वी यादव करते नजर आए कि इस बाढ़ की स्थिति में जब कोरोना में पूरे टाइम में वो गायब रहे, जब लोगों को मदद की जरूरत थी, उनके तरफ से कुछ फाइनेंशियल अनाउंसमेंट होना चाहिए था। बाढ़ में वो पूरी सब्जी अनीता अनीता लोगों के लिए आपने कुछ नोट भी बांटे हैं लोगों को, तो फाइनेंशियल जो बात आपने कही है वो नोट बांटते हुए भी दिखाई दिए हैं आज। वो नोट बांटे हैं, लेकिन क्या वो उन्होंने वादे किए कि जिनके घर टूट गए हैं इस बिहार बाढ़ में उनके घर बनवा दिए जाएंगे। मैं ये वादा करता हूं कि जिनके मवेशी बह गए हैं उनकी वो भरपाई की जाएगी। सरकार नहीं कुछ कर रही है तो तेजस्वी यादव ही कुछ कर लेते। इतने सारे घोटालों के पैसे जो है पड़े हुए हैं, कहाँ खर्च करेंगे? अगर वो अपने कुछ दिन पहले जो बयान दिए कि मैं अपने मेरे माँ बाप की तरफ से जो गलती हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं उस वक्त में छोटा था, अब तो बड़े हो गए हैं, तो बड़े होकर उसको रेक्टिफाई करें और लोगों की मदद इस तरह से करें कि उनको मदद जो है वो दिल को सुकून पहुंचाने वाले और आगे में रोजगार बढ़ाने वाला हो। लेकिन एक बात मैं ये भी कहूंगी कि आपने जैसे बोला रवि सर कि उम्र का लिहाज करना चाहिए। नीतीश कुमार की उम्र हो गई है और कोरोना में उम्र को सबसे ज्यादा महत्व दी जा रही है कि ज्यादा उम्र दराज लोग बाहर ना निकले। ऐसे उम्र दराज तो जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं और कई ऐसे बड़े नेता हैं, तो इस उम्र का क्या कहें। लेकिन क्या जेडीयू के सारे कार्यकर्ता जो हैं वो इसी उम्र के दहलीज पे पहुंच चुके हैं कि वो अपने जनता के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं? जेडीयू का कोई कार्यकर्ता जो है जमीन पे क्यों नहीं नजर आ रहा है? या ये मान के चलें कि इस इलेक्शन में नीतीश कुमार जो है वो रिटायरमेंट मोड पे आ गए हैं और कहीं ना कहीं वो स्पेस दे रहे हैं बीजेपी को कि आप अपनी जगह बनाइए। और बीजेपी क्या इसमें कामयाब हो पा रही है, वो जनता तक पहुंच पा रही? ये सारे बड़े सवाल हैं, क्योंकि जी, नीतीश कुमार के बयान बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। आजकल एएनआई जैसी एक संस्था है जहाँ पे भीड़ नहीं लगती है, बड़े सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप अपनी बात, अपने अनाउंसमेंट, अपनी सारी चीजों को जनता तक पहुंचा देते हैं और आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपकी जो सरकारी तंत्र है, आपके कहे गए अनाउंसमेंट को वो उस पे कार्यान्वित होती है, उस पे कार्य करती है। लेकिन ऐसा कुछ नीतीश कुमार के बयान अभी तक मेरे सामने या जी, मीडिया के सामने नहीं आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं लूप होल है जिसपे नीतीश कुमार को गौर फरमाना चाहिए। या नीतीश कुमार एक ऐसे साइलेंट मोड में चले गए हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, मोदी अब तुम कमान संभालो, जी, हम मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं। तो ये जो अगर ये मोड है तो इसका इसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को हो सकता है। लेकिन ऐसे में क्योंकि बीजेपी जो है बिहार में अलायंस में है नीतीश कुमार के साथ, और ग्राउंड पे ना नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, ना अलायंस पार्टी एलजेपी नजर आ रही है। चिराग पासवान दिल्ली में बैठ के बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, अपने डिमांड्स रखते हैं, लेकिन जनता के बीच जाने की बात हो तो अपने क्षेत्र में भी नजर नहीं आते। बाकी पूरे बिहार में अलायंस के तौर पे, एक युवा नेता के तौर पे वो पूरे बिहार की जनता की सेवा करे, ये तो दूर की बात है।
तो ये प्रश्न चिन्ह है। जनता इन सब की भुक्तभोगी है, न तेजस्वी यादव जनता का ख्याल है। एक वो जमाना था कि जब जो राजनेता होते थे जनसेवक माने जाते थे, और उनकी जब वो राजनीति में आते थे तो उनकी पहली प्रायोरिटी होती थी कि हम अपने आसपास के लोगों की, अपनी जनता की और अपने क्षेत्र की सेवा करें, यही हमारा दायित्व है। उसके बाद पॉलिटिक्स होती रहेगी, वोट के लिए तो अलग तरह की राजनीति चलती है, लेकिन राजनीति का स्तर इस कदर गिर गया है, गिरते इस कदर गिर गया है कि आज अपने न्यूनतम स्तर पे है, जिसका खामियाजा जो है, जो सफर कर रही है, वो सबसे ज्यादा उस राज्य की, उस क्षेत्र की, उस आसपास की या इस देश की जनता कर रही है। अनीता जी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्थिति को लाने में जनता का भी अपना दायित्व है। जब उसने अपना वोट छोटे पैसों के लिए बेच दिया, जात बिरादरी, जात पात में बेच दिया, तो वो किस प्रकार से नेता से अपेक्षा करेगी कि वो उसका विकास करेगा। जो उसको खरीदेगा वो तो बिजनेस में पैसा लगा रहा है और फिर वो बचे हुए समय में लगाएगा। लालू जी ने इसी बात का फायदा उठाया, 15 साल MY समीकरण पर राज किया और तमाम घोटाले किए, लेकिन आज भी उनके समर्थक हैं। RJD बिहार में अपना स्थान रखती है, उनके समर्थकों ने उनको नहीं छोड़ा। तो कहीं ना कहीं जनता ने भी अपनी हालत के लिए वो नेताओं को सिर्फ दोष नहीं दे सकती, उसको भी आईना उठाकर देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या कमी रह गई कि जो उसको ये दिन देखना पड़ रहा है। उसे पूरी सब्जी खाकर एक वक्त की फोटो खिंचाकर जीवन जीना पड़ रहा है और जीवन के सारे संकट हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि हम अपने इस मंच पर भी कहते हैं कि जनता जागे, जनता सोचे। आज अगर वो कोई लाभ उठाने की कोशिश करेगी, तात्कालिक छोटा फायदा उठाने की कोशिश करेगी, तो जैसे पीछे से लोग नुकसान उठाते आ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी नुकसान उठाएंगी इसका। मनीष जी, अगर आपसे मैं बात करूं तो सोशल मीडिया पे आज क्या सरगर्मियां रही हैं, आप बताएं जरा। देखिए, सोशल मीडिया पे अभी जो चल रहा है, ये उसके आधार पे देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग ये सोच रहे हैं, और इवन की बिहार के राजनेता, खास करके सत्ताधारी दल ने ये सोच लिया है कि कोरोना कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, उनका अपना जोड़ घटाव है, अपना इक्वेशन है, उसके आधार पर उन्होंने तय कर लिया है कि इतना वोट इस कास्ट से, इतना वोट इस कास्ट से भाजपा को इतना वोट, और इस जाति से JDU को इतना वोट। उनका अपना जोड़ घटाव है और उन्होंने एक कर लिया है, और उनको पता है कि कोरोना, बाढ़, कुछ भी मुद्दा रहे, जब चुनाव होंगे तो इक्वेशन और बाकी चीजें, जो जनता का झुकाव जातिगत आधार पर मेरे पक्ष में होगा, हमारे पक्ष में होगा। इसलिए इसीलिए ये लोग तय समय पे चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक तेजस्वी यादव के लगातार एग्रेसिव होने की है और लगातार सरकार पे हमला करने की बात है, तो चुनाव बहुत ही नजदीक आ गया है। 2-2.5 महीने में चुनाव आयोग ने भी इशारा कर दिया है कि वो रुकने वाले नहीं है, चुनाव करवाएंगे ही करवाएंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव चाहे जो भी स्थिति रही हो, उस हिसाब से अपनी राजनीति करेंगे ही, लोगों के बीच जाएंगे ही। अब 6-7 महीने बचे नहीं। जब पहली बार केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, जो 60-70 दिन के करीब का लॉकडाउन था, उस समय तेजस्वी यादव कहाँ थे? सब लोग जानते हैं वो कहाँ थे। बिहार में खैर नहीं थे, बिहार से बाहर थे, और बिहार के बाहर दिल्ली में थे, जहाँ भी थे, ना उनका कोई बयान आया, ना किसी तरह की बात की, ना किसी के लिए वो खड़े रहे। इवन कि उनके कार्यकर्ता तक लोगों के बीच नहीं आए, कोई संवाद नहीं था उनके पास। उनका भी अपना जोड़ घटाव है राजनीति में, MY समीकरण है। इस समीकरण के आधार पर उनके कुछ वोट परसेंटेज फिक्स है। सरकार बने नहीं बने, उनके फिक्स वोट परसेंटेज हैं। उसमें से कुछ ज्यादा आ जाएगा तो उनकी सरकार बन जाएगी, कम आएगा तो उनकी सरकार नहीं बनेगी। जहां तक उनके पूरी सब्जी बांटने और बाकी चीजों की बात है, बाढ़ पे और सवाल उठाने की बात है, तो शायद आपको याद होगा कि जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो 1995-96 के दौर में बिहार में बहुत बड़ा बाढ़ घोटाला हुआ था, बाढ़ राहत घोटाला, और जिसकी चर्चा आज आपने भी अभी किया और सुशील मोदी ने भी ट्वीट किया है जिसपे। उस घोटाले में लगभग 90 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, और उन 90 करोड़ का जो घोटाला हुआ था उसके बारे में कैग ने भी अपना रिपोर्ट दिया है। कैग ने रिपोर्ट दिया है
कि उस 90 करोड़ के घोटाले में किसका हाथ था और किस तरह से वो 90 करोड़ घोटाला हुआ था। दूसरा घोटाला फिर बिहार में हुआ, बाढ़ राहत घोटाला, जिसमें कि पटना के डीएम गौतम गोस्वामी का नाम सामने आया था। उस समय के तत्कालीन डीएम गौतम गोस्वामी थे, और वो घोटाला भी संजोग से तेजस्वी यादव की माता जी उस समय बिहार की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, राबड़ी देवी। उस समय लगभग 17-18 करोड़ का घोटाला हुआ था। और ये घोटाले जो हुए थे उसमें इस तरह से हुआ था कि जिन जिलों में बाढ़ आई भी नहीं थी, उस जिलों में बाढ़ राहत कार्य चलाया जा रहा था, ऐसा उन्होंने किया। और इस तरह से कुछ ऐसी कंपनियां थी जिनके नाम से पैसे जमा कर दिए गए, जिनका बाढ़ राहत कार्यों से कोई लेना देना नहीं था। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव को पहले अपने पिताजी, अपनी माता जो उन्होंने घोटाले किए हैं उनके बारे में, हालांकि वो हाल में ही उन्होंने माफी मांगा था कि मैं उस समय जो 15 साल का शासन है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तो उन्होंने जो माफी मांगा वो सिर्फ माफी करने से भरपाई हो जाएगी? उनके नाम से भी बहुत सारी संपत्तियां खरीदी गई। जब वो नाबालिग थे उस समय बहुत सारे संपत्ति के वो मालिक बने। तो क्या वो उन संपत्तियों को जनता के लिए खोल देंगे, जनता को दे देंगे, लौटा देंगे? तभी वो माफीनामा हो सकता है ना। नहीं, ये सवाल ठीक है कि भाई क्या वो लौटा देंगे, लेकिन लौटा देने से, संपत्ति लौटाने से नहीं, जो गया वक्त है बिहार की पूरी पीढ़ी बदल गई। एक दौर ऐसा था कि बिहार में रहना यानी कि आपको अपनी जान माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। महिलाओं की स्थिति और भी बुरी। और ये जो दौर जिन्होंने देखा है, आज माफी मांगने से क्या वो दौर वापस आ जाएगा, या उस दौर में जिन लोगों ने उसको सहा है, उसको झेला है, उनका सम्मान, उनका गौरव वापस आ सकता है? ये भी अपने आप में तय है। और मुझे लगता है कि बिहार की जनता को, या कहीं भी किसी भी जनता को, ये भूलना नहीं चाहिए कि जो उसके साथ हुआ है उसे वो भूले ना, क्योंकि उसके पास एक ही हथियार है। जब वो वोट डालने जाएगा उसी से वो चोट पहुंचा सकता है। तो वो उसको याद रखे, कोई भी हो, जिसने भी कुछ गलत किया उसके साथ, उसका कहीं ना कहीं न्याय करने का उसको वक्त मिलता है 5 साल में एक बार। तो अपनी सोच और समझ से अपना वोट दे, तो उसका और उसकी आने वाली पीढ़ियों का भला हो सकता है। रवि जी, एक चीज और है, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि शरद यादव मैदान में कूदते हैं, तेजस्वी एक तरफ मतलब वेटरन्स हैं, नीतीश जी हैं, शरद यादव हैं, यशवंत जी हैं, सुशील मोदी हैं। दूसरी तरफ एक नई पीढ़ी भी कर रही है, चिराग पासवान और तेजस्वी अपनी विरासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जल्दी है, लेकिन कुल मिलाकर अभी इस पूरे खेल के अंदर तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं कुछ ना कुछ करते हुए, चिराग पासवान लापता है। तो एलजेपी जो बात कर रही थी कि पूरा एक चुनाव पूरे लगेगी और लगभग 94-95 सीटों पे उसने अपनी चीजें फाइनल भी कर दी थी, तो ऐसा तो कहीं होता दिख नहीं रहा है कि चिराग पासवान कुछ गंभीर दिखाई दे रहे हो पूरा चुनाव लड़ने के लिए। जी हाँ, अभी कह सकते हैं कि वो कुछ ज्यादा सीटें जरूर चाह रहे होंगे गठबंधन में, और इसीलिए उन्होंने 40-41 की बात भी बयानबाजी हुई थी, 40-41 सीटों को लेकर भी। और इसके बाद जो दिल्ली में उनके घर पर बैठक हुई उसमें करीब 94 सीटों का बूथ वाइज विश्लेषण उनके जो पार्टी के लोग हैं बिहार में, उन्होंने उनको सौंपा था। तो ये तो चलता है, जब गठबंधन की सियासत होती है तो उसमें आप ज्यादा सीटें, अगर मुंह में अपने बयान नहीं रखेंगे ज्यादा सीटों का, तो फिर आपको कुछ सीटें बढ़ के मिलेंगी कैसे। लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं उनमें ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा महत्व उनको गठबंधन में जितना वो चाह रहे हैं उतना मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि आरजेडी के पास अब अपना वजूद बचाने का, हालांकि विधानसभा में उनकी सीटें अच्छी खासी हैं, लेकिन फिर भी अब अगले चुनाव में अपना वजूद कायम रखना, अगर लालू यादव को जमानत नहीं मिल जाती है तो शायद सिनेरियो चुनाव का दूसरा होगा। जमानत अगर नहीं मिलती है, वे जेल में ही रहते हैं और चुनाव उनके फील्ड में दिखने के बगैर होता है, तो साफ है कि तेजस्वी यादव का अपने बूते, क्योंकि देखिए उनकी माताजी राबड़ी देवी भी पॉलिटिक्स में आई, लेकिन वो पॉलिटिशियन अभी तक नहीं है, ये हम जानते हैं।
अचानक लालू को जेल जाना पड़ा और उस समय उन्हें रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं दिखाई दिए, पार्टी के और दिग्गज नहीं दिखाई दिए, तो अपनी पत्नी को उन्होंने जैसे कि भरत ने राम की खड़ाऊं लेकर के राज्य किया था, उस तरह से मुख्यमंत्री बना दिया। और उनके जो परिवार में उनकी और जो सियासत में उनके बेटे बेटियां हैं, उनमें भी वो भी कोई करिश्मेटिक व्यक्तित्व के मालिक नहीं है। जहां तक दोनों भाइयों का सवाल है, तो बड़े भाई तेज प्रताप को हम जानते ही हैं कि किस तरह से वे राजनीतिक ड्रामे के किरदार ज्यादा नजर आते हैं। राजनीति की जो ठोस सतह है उसके किरदार वो नजर नहीं आते। तो तेजस्वी अपने बलबूते पर, और खास तौर पर ऐसी सूरत में कि जब लालू के जो सबसे भरोसेमंद बुजुर्ग आरजेडी के थे वे सब छिटके हुए हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह तो अलग ही हो गए हैं, पार्टी से निकल गए हैं, तो ऐसी सूरत में ये चुनाव तेजस्वी यादव आरजेडी का वजूद बचाने की जंग होने वाला है। एक जो छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहेंगे, क्या अगर ऐसी कोई संभावना बनती है, क्योंकि तेजस्वी का विरोध, क्योंकि वो युवा है और ना उनमें वो परिपक्वता है, ना जो वरिष्ठ आरजेडी और गठबंधन के लोग उनको स्वीकार रहे हैं, क्या लालू अगर बाहर आए तो क्या एक बार राबड़ी देवी के नाम पर भी कोई एक ऐसा खेल रचने की कोशिश वो कर सकते हैं? क्योंकि राबड़ी देवी एक बार रह चुकी है मुख्यमंत्री और कहीं ना कहीं उनकी स्वीकारता शायद हो, ऐसा क्या लगता है आपको? छोटी टिप्पणी। नहीं, राबड़ी देवी कभी एज ए मुख्यमंत्री चेहरा बन के कभी नहीं जीती हैं चुनाव। वो आरजेडी जो है वो लालू के नाम पे जो मुस्लिम और यादव वोट्स को संगठित करता है। यादव जो कि 14 से 15% वोट जो है वो यादवों का है, और 20% वोट हम कहें, मतलब 16% कम से कम वोट जो है ओबीसी में यादवों का है, और 20% मुस्लिम्स का है। तो ये 14 और 20 जब मिलते हैं तो 34% ऑलरेडी हो जाते हैं। उसमें फिर कुछ दलित और कुछ और वर्ग के लोग जो हैं वो जब जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है ये वोट परसेंटेज जो है वो एक्सेलेरेट कर जाता है और लालू यादव जीते। उनका जो एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला वोटर्स को लेकर रहा वही उनको जिताता रहा। उसके साथ साथ लालू की जो जनता के साथ जुड़ने की जो अपनी एक अदायगी थी, बबुआ और भैया, और इस तरह से एक कॉलिक्वल अंदाज में जब वो लोगों के बीच जाते थे, देसी अंदाज में आप कहें तो लोगों को लगता था कि हमारा नेता हमारे बीच में है। राबड़ी देवी न भाषण दे पाती हैं, न बोल पाती हैं, वो सिर्फ एक मूर्ति बनकर, एक स्टैचू बनकर लालू के साथ घूमती रही, और मुख्यमंत्री भी वही थी, उसी तरह के अंदाज में थी। तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता भले नहीं होगी, लेकिन एक तबका जरूर होगा जो तेजस्वी यादव को वोट देना चाहेगा, खासकर यादवों में और मुसलमानों में। तो लालू की कोशिश यही रहेगी कि अगली बार जो प्रोजेक्ट किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ नई जनरेशन को प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि उनके पास जो एज लेंथ है वो काफी लंबा है, और उस एज लेंथ में वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अपनी जगह बना सकते हैं, और उसके बाद फिर वो उसके जो भविष्य में उसका फायदा हो सकता है। लेकिन ये भी देखना होगा कि जब लालू यादव बाहर निकलते हैं तो क्या उनको चुनाव प्रचार के लिए इजाजत मिलती है। एक टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही उनको छोड़ा जाएगा। उस टर्म्स एंड कंडीशन में मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी इलेक्शन कैंपेन के लिए परमिशन दी जाएगी। तो ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से लालू यादव छूटते हैं और आरजेडी की क्या स्ट्रैटेजी रहती है। लेकिन एक बात तय है कि अभी तक तेजस्वी जो है अपना धरातल नहीं बना पाए हैं, और ये इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो भुगतना पड़ सकता है आरजेडी को। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमें लगता ये है कि जो बिहार में अभी इस समय कोरोना और बाढ़ की स्थिति है उसमें सरकार के पास एक मौका है, वो जनता तक जाए, क्योंकि उसके पास ताकत है, शासन है, धन है, और उसके पास अवसर है जनता की सेवा करने का। तो पिछले 5 सालों का जो हिसाब किताब है वो उसको अभी पूरा कर सकती है। बस थोड़ी गंभीर दिखाई देनी चाहिए कोरोना और बाढ़ की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं, जो ग्रस्त हैं, उन लोगों की मदद करती हुई दिखनी चाहिए। जब तेजस्वी पूड़ी और सब्जी पर अपने सारे पापों को धोने का सपना देख सकते हैं तो सरकार के पास तो अवसर है कि भाई वो ईमानदारी से मेहनत करे और ईमानदारी से लोगों तक राहत पहुंचाए और
अपने अपने लिए जनता उसको सेवा में जो सेवा करे उसको वो प्रतिफल भी मिले। आप भी बिहार अपडेट के साथ जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी बात कह सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं biharupdate@gmail.com पर, और दूसरा आप हमारा मोबाइल ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बिहार अपडेट को, और उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज की चर्चा में बने रहने के लिए रवि जी आपका हार्दिक धन्यवाद। अनीता जी आपका भी धन्यवाद। मनीष जी आपका भी धन्यवाद। बिहार अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।